गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आप घर पे हैं, ऑनलाइन क्लास आपकी चल रही है, सुरक्षित रहिए और अपनी ऑनलाइन क्लास जारी रखिए। बच्चों, हम लोग पिछली वीडियो में मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे। आज मॉडल पेपर आज भी चलेगा हाई स्कूल का, और ये मॉडल पेपर आपका है 2। क्वेश्चंस भी मैं आपको बताते जाऊंगा, सॉल्यूशन भी उसके बताते जाऊंगा। आप इस वीडियो को देख करके अपने कॉपी पेन अपने साथ रखिए और इस वीडियो को देख करके अपने क्या करिए, सभी क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस को नोट करते चले जाइए। ठीक है, तो आप वीडियो को देखते समय अपनी पेन कॉपी अपने साथ रखिए ताकि आप इसका एक नोट्स बना सकें। बच्चों, जितने भी मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं उन सभी मॉडल पेपर को आप एक अच्छी कॉपी पर, एक साफ सुथरी कॉपी पर सब एक जगह पर नोट करना शुरू कर दीजिए, ताकि जब स्कूल खुले और आप आए तो आपके सारे नोट्स क्या मिले, आपको क्लियर मिले, उसमें कोई दिक्कत ना हो। इसलिए आप अपने सारे नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो कंप्लीट करके आप सभी नोट्स को बना लीजिए अच्छी तरह से, ताकि आपको अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन करने में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। तो हम लोग का है मॉडल पेपर नंबर 2 है, और इसमें से हम लोग खंड क सॉल्व करने वाले हैं। खंड क, इसका खंड का मतलब इसमें आपको फिजिक्स मिलेगा। जो खंड का है उसमें क्या मिलेगा, आपको फिजिक्स मिलेगा। खंड ख में आपको केमिस्ट्री और अगले खंड में आपको बायोलॉजी मिलेगी। 3 खंड में आपके पेपर्स होते हैं, तो इसमें से हम लोग खंड क हल करने वाले हैं। और इसमें खंड क में सबसे पहला क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी होगा, और पहले का जो पहला है वो दिया हुआ है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित की क्रिया द्वारा होता है। अभिनेत्र का मतलब है कि नेत्र लेंस की बात हो रही है, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन। तो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है, यानी कि मानव नेत्र किसके क्रिया के द्वारा नजदीक की वस्तु को भी देख पाता है और दूर की वस्तु को भी देख पाता है। मतलब अपनी फोकस दूरी में क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो बच्चों, नेत्र लेंस जो अपनी फोकस दूरी में परिवर्तन करता है वह सीलियरी मांसपेशियां होती हैं, जिसे हम लोग पश्चमाभी मांसपेशियां भी कहते हैं। पश्चमाभी पेशियां, इसे पश्चमाभी पेशियां भी कहा जाता है या सीलियरी मांसपेशियां। इस सीलियरी मांसपेशियों के द्वारा जो मानव नेत्र होता है वह अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित कर सकता है, कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, जैसी वस्तु को देखना वैसी कर सकता है, बढ़ा करके फोकस दूरी को अनंत कर सकता है, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर होती है वहां तक किसी वस्तु को कर सकता है, जहां तक कोई मनुष्य, एक स्वस्थ मनुष्य किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, तो ये पहला होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा पश्चमाभी पेशियों का। अब इसी का जो ख वाला है वो क्या है? ख वाले में दिया हुआ है कि यदि 7 सेमी ऊंची वस्तु, 7 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी। ठीक है, तो आपको प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है। वस्तु की जो लंबाई है कितनी है? वस्तु की लंबाई दी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे दिया हुआ है 8 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। ठीक है, 8 सेमी फोकस दूरी पे तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी को हम लोग एफ से दिखाएंगे, और ये है +8
सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकल दूरी होती है वो धनात्मक होती है। और लेंस से 12 सेमी की दूरी पर एक वस्तु होती है, लेंस से 12 सेमी की दूरी पर वस्तु होती है, यानी कि वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को न्यू से दिखाते हैं और हमेशा नेगेटिव होता है, और इसका मान है 12 सेंटीमीटर, जो वस्तु 12 सेंटीमीटर होती है। तो लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब, वो कितनी दूरी पर बनेगा? तो लेंस से वस्तु के प्रतिबिंब की आपको दूरी बतानी है, तो ये निकालना है हमें प्रतिबिंब की स्थिति, कि प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, इसको हम दिखाते हैं 20 और इसी का मान निकालना है। तो बच्चों लेंस है, F के मान दिए गए हैं, U के मान दिए गए हैं, और हमें निकालना है इसका मान, V का मान। तो V का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं लेंस का सूत्र लगा करके। तो लेंस के सूत्र से यहां हम लगाएंगे कि लेंस के सूत्र से, तो लेंस का सूत्र क्या है? तो लेंस का सूत्र है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U से। अब इसी में सारी वैल्यूज रखेंगे, जब इसी में सारी वैल्यूज रखेंगे हम लोग, तो हमें मिलेगा 1/F के मान है 8, V की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है, माइनस 1/-12, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/8 बराबर 1/V प्लस 1/12, 1/V बराबर घटेगा 1/8 माइनस 1/12, तो 1/V बराबर एलसीएम 12 × 24, 24 एलसीएम हो गया इसका, 8 × 24, ये 24 हो गया, इससे भाग देंगे तो 3 और इससे भाग देंगे तो 2, इसका मतलब है 1/24, तो V बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी कि जो प्रतिबिंब होगा वह लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, ये आपका इसका जो ऑप्शन है, इसका जो ऑप्शन है वो आपका पहला ऑप्शन है। ठीक है, यही पहला ऑप्शन इसका दिया हुआ है कि जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वह 24 सेंटीमीटर दूरी पर होगी। अब आइए तीसरे क्वेश्चन पे, पहले का तीसरा देखिए क्या होगा, पहले का दूसरा होगा, पहले का तीसरा। पहले का ख हो गया और पहले का हो गया ग। पहले के ग में दिया है कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक, विद्युत ऊर्जा का मान, हमें विद्युत ऊर्जा का मात्रक निकालना है, और ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है किलोवाट घंटा। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो दिया हुआ है अश्व शक्ति, अश्व शक्ति। तीसरा इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। और जो चौथा ऑप्शन है वह है केवल वाट। इसमें से कौन सा मात्रक? तो बच्चों देखिए, वाट एक तो पूरा शक्ति का ही मात्रक है, हमें विद्युत ऊर्जा का मात्रक निकालना है। जूल प्रति सेकेंड P बराबर है W/T, तो जूल प्रति सेकेंड इसका मतलब ये भी नहीं है। अश्व शक्ति भी क्या है, शक्ति का ही मात्रक है। बचा कौन? किलोवाट घंटा। तो जो किलोवाट घंटा होता है यही क्या है, यही आपका होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक या फिर व्यय ऊर्जा का मात्रक। कौन? किलोवाट घंटा। ठीक है, अगला है ओम का नियम है, घ। ओम का नियम है, ओम का नियम है। तो ओम का नियम क्या है बच्चों? ओम का नियम आप पढ़े कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो,
अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नियत होता है। ठीक है, तो यहां से हमें मिलेगा कि ये V/I = नियतांक। अगर ऑप्शन में यह दिया हुआ है तब तो ठीक है, आप इसी को टिक लगा देंगे। अगर ऑप्शन में दिया तो टिक लगा देंगे, नहीं तो अगर ये नहीं दिया है तो V/I = R, तो V बराबर हो जाएगा IR या V/I। तो ऑप्शन में आपको ये ढूंढना पड़ेगा V/I, और जो पहला ऑप्शन है इसका वो यही है। ठीक है, इसका जो पहला ऑप्शन यही है, इसका मतलब है कि ओम के नियम का रूप यही होगा कि V/I। ठीक है, ये ओम का नियम का रूप है V/I। अब ये आपके पहले क्वेश्चन के जो चारों भाग हैं वो हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पहुंचना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? बच्चों, जो ग्रह होते हैं वह तारों की अपेक्षा पृथ्वी से उनकी जो दूरी होती है वह कम होती है। सूर्य, तारे जो होते हैं वह ग्रहों की तुलना में बहुत ज्यादा दूर होते हैं, तो वहां से जो चलने वाला प्रकाश होता है वह वायुमंडल में जब प्रवेश करता है तो उस वायुमंडल में प्रवेश के कारण से अपवर्तन के कारण जो प्रकाश की किरणें होती है वह कभी हमारे नेत्र तक पहुंचती हैं, कभी नहीं पहुंच पाती। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं तारों का टिमटिमाना, यानी कि कुछ क्षण में दिखाई दिया, कुछ क्षण में नहीं दिखाई दिया, कुछ क्षण में दिखाई दिया, कुछ क्षण में नहीं दिखाई दिया। इसी को तारों का टिमटिमाना हम लोग कहते हैं। तो चूंकि ग्रह जो होते हैं, ठीक है, ग्रह जो होते हैं वह पृथ्वी से उनकी जो डिस्टेंस होती है वह नजदीक होती है, और नजदीक होने के कारण से वहां से आने वाला जो संपूर्ण प्रकाश होता है वो हमारे नेत्र तक में पहुंचता है, जिससे हमें उसके अपवर्तन का पता नहीं चल पाता है। इस कारण से जो ग्रह होते हैं वह टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इसका हवाला जो है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी होती है वो कितनी होती है? वो 25 सेंटीमीटर। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो होता है, स्वस्थ नेत्र वाला जो व्यक्ति होता है, अपने नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी तक स्पष्ट दिख सकता है। यानी कि वह न्यूनतम दूरी जहां तक व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकता है, वही न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। और एक स्वस्थ मनुष्य के लिए इसका जो मान होता है वह 25 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है कि वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए। इसका जो ग वाला है कि वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा, अभी मैंने कुछ देर पहले लिखा था कि V/I = R, और ये क्या है? प्रतिरोध। इसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। इसका मतलब प्रतिरोध का क्या मतलब हुआ? वैद्युत धारा के मार्ग में जो चीजें अवरोध उत्पन्न करती हैं, वैद्युत धारा के मार्ग में जो चीजें अवरोध उत्पन्न करती हैं उन्हीं को प्रतिरोध कहा जाता है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये तो हमें समझने के लिए परिभाषा बताई जाती है कि वैद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे प्रतिरोध करते हैं, लेकिन वास्तव में प्रतिरोध होता क्या है? गणितीय रूप में इसे कैसे दिखाएंगे? तो गणितीय रूप में इसको दिखाने का तरीका है
इसका जो डिनोट हम लोग करते हैं इसको आर से करते हैं, और इसकी डिफिनेशन यहीं से आएगी कि अगर कोई चालक है और उस चालक के सिरों पर हम क्या करते हैं, विभवांतर लगाएं, तो उस विभवांतर के कारण चालक में क्या होती है, वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और तथा उसमें प्रवाहित संगत धारा, यानी उस विभवांतर के कारण जो धारा बढ़ती है, तो चालक में प्रवाहित धारा, चालक में लगाए गए विभवांतर तथा संगत धारा यानी संगत प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत प्रतिरोध करते हैं। यानी कि प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा। इसका जो मात्रक होगा, इसका मात्रक क्या होगा, उसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ओम, ठीक है, वोल्ट प्रति एम्पियर इसका मात्रक होता है, जो ओम कहा जाता है। इसका मतलब है कि वैद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वह आपका ओम है या वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है। ये वोल्ट प्रति एम्पियर इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया, या ओम इसका मात्रक हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका कौन सा हो गया, एक क्वेश्चन आपका हो गया दूसरे का ग, यानी कि दूसरे के तीनों क्वेश्चन आपके हो गए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी, कितनी है फोकस दूरी, उत्तल दर्पण इसलिए पॉजिटिव होगी, प्लस 15 सेंटीमीटर। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी तथा इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी। वस्तु की दूरी कितनी हो गई, वस्तु की दूरी ये आपकी हो गई u बराबर -30 सेंटीमीटर, u बराबर -30। और आपको प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v का मान कितना होगा। साथ में आपको क्या करना है, आपको इसका किरण आरेख भी खींचना है, किरण आरेख भी खींचना है, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने लेंस के केस में एक सवाल ऐसे सॉल्व किया, उसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग कि दर्पण के सूत्र से क्या सूत्र होता है, 1/r बराबर 1/v प्लस 1/u। ये मान कितना दिया हुआ है, 1/15 बराबर 1/v प्लस u की वैल्यू है 1/-30। तो v बराबर कितना हो जाएगा, 1/15 प्लस 1/30। एलसीएम 30, 15 से भाग देंगे 2, इससे भाग देंगे 1, 3/30 कितना मिलेगा, 1/v। इसको कैंसिल करें तो 1/10, इसका मतलब 1/10। तो v बराबर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस से, वो दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब इसका किरण आरेख खींचना है। कौन सा दर्पण है, उत्तल। ये उत्तल दर्पण हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, इसकी फोकल दूरी यहां पर है, इसका औसत देना है। और 15 सेंटीमीटर फोकल दूरी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है यहाँ।
यहां से किरण मुख्य अक्ष के समांतर दिख जाएगी और ये कहां जाएगी, इसके फोकस से होकर जाएगी। इसको पीछे बढ़ा दीजिए। दूसरी किरण यहां से लेके चलिए, ये यहां से मिल जाएगा, ये जहां से आएगी उसी से मुड़ जाएगी वापस, डॉट सी पर बढ़ाया गया, या फिर जहां एक दूसरे पे कटेगा यही पर उसका पर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 30 सेंटीमीटर के लिए हो गया, ये यहां से 15 सेंटीमीटर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया तीसरे का क। अब तीसरे के क में कुछ अथवा वाले क्वेश्चन दिए गए हैं कि फोकस को परिभाषित करिए और फोकस दूरी को। तो सिंपल सा है, फोकस और फोकस दूरी को परिभाषित करना हम लोग कई बार परिभाषित कर चुके हैं। यानी मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चलती हैं तो लेंस दर्पण से या लेंस से अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है उसी को हम उसका फोकस करते हैं, और वहीं से खींचा गया जो तल होता है उसको फोकस तल कहा जाता है। इसे आप पढ़ लेंगे। तीसरे के ख में दिया है कि विद्युत परिपथ में प्रयुक्त किए 4 प्रतीकों के चिन्ह बनाना। विद्युत परिपथ के 4 प्रतीक, आपको कोई भी 4 प्रतीक लेना है और उसको क्या करना है, बनाना। तीसरे का ख, यह है तीसरे का ख। ये वैद्युत अवयव हो गया और इसका क्या है, वैद्युत प्रतीक। पहला सेल या प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे प्रतिरोध। सेल या बैटरी, सेल को हम लोग एक लाइन से दिखाते हैं ऐसे प्लस माइनस, और बैटरी में ये लाइन की थोड़ी ज्यादा हो जाती है, माइनस करके प्लस। तीसरा है बल्ब, बल्ब को कैसे दिखाएंगे, ये बल्ब के सिंबल हो गए। ठीक है, चौथा वोल्टमीटर, और एक बचवा देख लीजिए अमीटर, या धारा मापन कर सकते हैं। वोल्टमीटर यदि होगा तो उसको ऐसे सर्किल बना करके और वी, और धारा मापन अमीटर होगा तो होगा ए। ठीक है, तो ये वैद्युत परिपथों में यूज होने वाले कुछ उपकरणों के क्या है, सिंबल्स है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि वाट को परिभाषित करिए, 1 वाट को परिभाषित करिए। ठीक है, तथा किलोवाट, घंटा और जूल में संबंध स्थापित करिए। 1 किलोवाट को पढ़ना, 1 किलो को पढ़ना, 1 वाट को परिभाषित करना है। 1 वाट
तो सूत्र होता है P बराबर W बटे T। ठीक, P शक्ति है, एकत्रित कार्य व्यय ऊर्जा होगी और क्या होगा आपका समय होगा। तो यदि W क्या हो, 1 जूल हो, T बराबर कितना हो, 1 सेकेंड हो, तो शक्ति जो होगी P बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल प्रति सेकेंड बराबर क्या, 1 वाट। यही चीज की परिभाषा दी जाएगी कि यदि किसी परिपथ में प्रति सेकेंड 1 जूल ऊर्जा व्यय, यदि किसी परिपथ में प्रति सेकेंड 1 जूल ऊर्जा व्यय, तो उस परिपथ की जो शक्ति या जो क्षमता होती है वो कितनी होगी, वह ठीक 1 वाट के बराबर। यदि किसी परिपथ में प्रति सेकेंड 1 जूल ऊर्जा प्रवाहित हो तो उस परिपथ की जो क्षमता होती है वह ठीक 1 वाट के बराबर होगी। इसी तरह से किलोवाट घंटा की भी परिभाषा दी जाती है कि कोई परिपथ है, उसकी जो क्षमता है वो कितनी हो, 1 किलोवाट हो, तो 1 किलोवाट वाले परिपथ में प्रति 1 घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसी को हम कहते हैं कि 1 किलोवाट घंटा। तो लेकिन ये तो हम लोग की क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है कि 1 वाट की परिभाषा हमको फाइंड करनी है, तो हम लोग 1 वाट में जो क्षमता का सूत्र था उसमें जो W = 1 जूल रख देंगे, व्यय हो जाए 1 जूल, 1 सेकेंड में व्यय हो रही है, तो जो ऊर्जा जो मात्रा होती है व्यय हो जाए वो 1 वाट, 1 जूल प्रति सेकेंड जिसे वाट कहते हैं। यानी यदि किसी परिपथ में प्रति सेकेंड 1 जूल ऊर्जा व्यय हो तो उसकी जो क्षमता होती है वह 1 वाट के बराबर होगी। ठीक है, इसी में हमें एक और चीज और फाइंड करना है कि किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध। इसी में चौथे में किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध। किलोवाट घंटा तथा जूल में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो बच्चों आप पहले सूत्र समझ लीजिए कि वाट बराबर क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड। इसका मतलब है जूल बराबर ये हो जाएगा वाट प्रति सेकेंड। तो वाट प्रति जो सेकेंड होता है उसे भी जूल कहा जाता है, व्यय ऊर्जा का मात्रा वो भी होता है। तो इसका मतलब यहां से मिलेगा 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का गुणे कितना, 1 घंटा। 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। अब गुणे 1 घंटा का मतलब क्या होता है, 1 घंटा माने 3600 सेकेंड, यानी कि 60 गुणे 60 क्या सेकेंड, यानी 1000 गुणे 3600 आइए हो गया वाट और इनपुट क्या हो गया सेकेंड। और बच्चों हम लोग ऊपर अभी देखे हैं कि वाट इनटू सेकेंड को ही कहा जाता है क्या, जूल कहा जाता है। इसका मतलब है जूल में बदलेगा, तो हम इसे कह सकते हैं कि 36 के बाद 5 डिजिट 0 लगा देंगे और ये हो गया जूल। यानी कि 3 दशमलव, इसकी डेसिमल इंडेक्स का 1 2 3 4 5 6, तो 3.6 में 10 की पावर 6 क्या जूल। तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है वह कितना, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल के बराबर। तो बच्चों ये आपके खंड क के 4 क्वेश्चंस थे, चारों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए गए हैं। कुछ अथवा वाले क्वेश्चंस हैं, मैं उसको बता दे रहा हूं जिसको आपको सॉल्व करना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को समझाइए। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना होती है, यानी जब किसी चुंबक और कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, और यदि कुंडली परिपथ के रूप में है उसमें धारा बहने लगती है।
तो इसी घटना को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, अब इसमें बताना है कि इसके सिद्धांत प्रत्यावर्ती धारा डायनमो, यानी डायनमो की क्रियाविधि आपको बताएं। तो बच्चों आप अच्छी तरह से प्रत्यावर्ती धारा डायनमो, दिष्ट धारा डायनमो और विद्युत मोटर यानी कि जनित्र और मोटर आपको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आते हैं, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए ताकि अगर पेपर में आता है तो आपको कोई समस्या न हो। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया, इसके PDF आपको भेज दिए जाएंगे, तो आप इसको अच्छी तरह से नोट करके अपना नोट वगैरह बना लीजिएगा। थैंक यू।